नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम कमियों के बावजूद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने ही कोविड-19 के खिलाफ होने वाली लड़ाई का मोर्चा संभाला है। ठीक है कि अस्पताल का सिस्टम लचर है, 100 तरह की शिकायतें हैं, डॉक्टर कम हैं, नर्स कम हैं, लैब टेक्नीशियन कम हैं, सफाई कर्मी कम हैं, स्टाफ की संख्या बहुत ही कम है। इसके बाद भी इन स्वास्थ्य कर्मियों को बचने का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें ड्यूटी पर आना ही पड़ता था। अब ऐसे में ये सुनने को मिले कि इन्हें 3 महीने से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, सुनकर अच्छा नहीं लगता है। जिन डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को हमने कोरोना का योद्धा घोषित किया है, उन्हें ये शिकायत करनी पड़ जाए कि ढंग की पीपीई किट नहीं है, सुरक्षा के इंतज़ाम पर्याप्त नहीं है, तो फिर कोरोना योद्धा क्यों कहा गया? क्या हम लड़ाई के नाम पर हवा में ही तलवारें भांज रहे हैं? यह सिर्फ हड़ताल की तस्वीर नहीं है। इस हड़ताल से हैदराबाद के गांधी अस्पताल की कई कहानियां खुलने लगती हैं। 33 जिलों के इस राज्य में यह अकेला सरकारी अस्पताल है जिसे कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ बेशक कोविड-19 के एक मरीज के मौत के बाद रिश्तेदारों ने एक डॉक्टर से मारपीट की, जिसके कारण डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। लेकिन डॉक्टर यह भी देख पा रहे हैं कि इसकी नौबत क्यों आई है। इतनी बड़ी चुनौती के वक्त डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़े, इससे पता चलता है कि सरकार और डॉक्टरों से संवाद की स्थिति क्या है। 18 से 20 घंटे तक सैकड़ों डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर रहे, कोई बात करने नहीं आए। केवल प्रस्ताव आता जाता रहा कि आप आइए तो आप आइए। अंत में स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, जिन्होंने सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन गांधी अस्पताल के डॉक्टर जानते हैं कि अभी अगर इस समस्या को नहीं कहा गया तो एक दिन स्थिति भयावह हो जाएगी। हमारी सहयोगी उमा सुधीर लगातार गांधी अस्पताल को लेकर रिपोर्ट कर रही हैं। पिछले ही दिनों डॉक्टरों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की कि उनके कोविड टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। इससे डॉक्टरों में भी असुरक्षा की भावना घर कर गई है। तेलंगाना में 33 जिले हैं और हर जिले में एक जिला अस्पताल है। उत्तर भारत के जिला अस्पतालों की तुलना में दक्षिण भारत के जिला अस्पतालों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन यह बात सोचने की है कि उन अस्पतालों में कोविड के इलाज का इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किया गया। क्यों हैदराबाद के एक ही अस्पताल में कोविड के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई। इस तरह के केंद्रीकरण से कई तरह की समस्याएं हैं। हैदराबाद में ही सरकार के कम से कम 6 अस्पताल हैं। उन अस्पतालों में भी काम का बंटवारा हो सकता था। अव्वल तो जिलों के अस्पतालों में भी इसके इलाज की व्यवस्था अब तक सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए थी। डॉक्टरों की यह बात सही भी है और व्यावहारिक भी, 1 मिनट में किसी को भी समझ आ सकती है। गांधी अस्पताल में कोविड के 1000 बेड हैं। सरकार ने आईसीयू की क्षमता 10 से बढ़ाकर 20 कर दी है, अब 200 करने जा रही है। 1000 ऑक्सीजन बेड भी बनने वाला है। ये सब फैसले अच्छे हैं, लेकिन एक ही अस्पताल में करने का क्या तुक है। एक जिले से कोई मरीज 600, 700, 300, 400 किलोमीटर चलकर आएगा तो रास्ते में ही मर जाएगा। गरीब मरीजों का क्या होगा, वो इतनी यात्रा कैसे कर सकेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है। जो बुजुर्ग मरीज हैं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल में स्टाफ कम पड़ गए हैं। उमा सुधीर को डॉक्टरों ने बताया कि आईसीयू तो सब नहीं हैंडल कर सकते। इस यूनिट में 120 डॉक्टर हैं, इनमें से 40 पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देने चले गए हैं। बाकी बचे 80 तो आधे क्वारंटीन पर होते हैं और 40 डॉक्टरों को 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। जाहिर है दबाव बढ़ेगा। डॉक्टर सारे मरीजों का बराबरी से ध्यान नहीं रख पाएंगे और मरीज के परिजनों को संतुष्टि नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर सुरक्षा की चिंता ना करें और जिलों में इलाज को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
अभी अभी आपने सुना कि आईसीयू के 40 डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा देने गए हैं, जिसकी बात हम लगातार उठा रहे हैं। कई मेडिकल डॉक्टरों ने कहा कि उनमें से बहुत से छात्र क्वारंटीन कर दिए गए हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। बहुतों के संक्रमण होने का भी खतरा है क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर वो अस्पताल से छुट्टी लेकर परीक्षा देने की यात्राएं करेंगे तो 2 से लेकर 4 दिनों का समय लग जाएगा, और तैयारी पर अगर ध्यान जाएगा तो मरीज को नुकसान होगा क्योंकि वो अपना वक्त वहीं से निकालकर परीक्षा देने जाएंगे। लिहाजा इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ना तो एम्स ने सुना, ना पीजीआई चंडीगढ़ ने सुना, ना पुडुचेरी के जिपमेर ने सुना। किसी ने मेडिकल छात्रों की इस बात को नहीं सुनी, जो बहुत ही व्यवहारिक सवाल था उनका कि इस वक्त में परीक्षाएं क्यों हो रही हैं। अब आते हैं कि डॉक्टर कितने कम हैं। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि एक ही अस्पताल में अगर पूरे राज्य का इलाज होगा तो आप समझिए कि तालाबंदी के इस दौर में एक जिले से दूसरे जिले तक आने में मरीज को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए तेलंगाना के जो डॉक्टर हैं वो अब खुलकर बात कर रहे हैं कि समय रहते ध्यान दिया जाए कि उन पर काम का बोझ बढ़ा देने से समस्याएं दूसरी तरह की ज़्यादा बढ़ जाएंगी और मरीजों को ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। डॉक्टर अगर ज़्यादा संक्रमित होने लगे तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें सुन लीजिए। जब से एक डॉक्टर को एक पेशेंट के अटेंडर ने अटैक किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। हमने बहुत बार इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और हायर ऑफिशियल्स तक लाई है ये बात, लेकिन अगले दिन से फिर वही नॉर्मल हो जाता था। कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। हम लोग 24/7 यहाँ पर आईसीयू में काम करते रहते हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स हर किसी में हर किसी को कोरोना आने के चांसेस बहुत है, तो हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्वैब्स देना चाहिए। बट यहाँ पर नो वन केयर्स, नो वन ये नहीं बोलता कि जाके स्वैब दे के आओ, आपका हेल्थ कैसा है। नो वन आस्क, वी जस्ट आर सपोज्ड टू वर्क। हम लोगों को टेस्ट कराना चाहिए एक्चुअल में आईसीएमआर गाइडलाइंस के प्रकार, जो हो नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ये चीज़ कराने के लिए। और हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है जब उनको बयान कर रहे हैं तो वो अपना सपोर्ट कुछ मिल नहीं रहा है हम लोगों को, और जो क्वारंटाइन मिलना चाहिए वो क्वारंटाइन मिल नहीं रहा है। एंटायर तेलंगाना, मतलब अभी पूरा तेलंगाना में मैक्सिमम कोविड पेशेंट्स गांधी में ही है, राइट। जब इतने हॉस्पिटल्स हैं, आप इसके पहले अलग था, अभी आप एक स्ट्रीट में जाएंगे तो 4 हॉस्पिटल दिखेंगे आपको। वाई, क्यों सारे कोरोना पेशेंट सिर्फ गांधी में है, और क्यों हम सारे डॉक्टर्स सिर्फ हम लोड लें उसका। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग लोग हैं, हम भी यहाँ काम करके घर वापस जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, राइट? वी आर पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक, वी आर पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक एज वेल। तो why can't they share the load? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग पीपीई पहनकर 14 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं? क्यों? क्या हम ही डॉक्टर्स हैं पूरे तेलंगाना में? ओवर रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग स्टाफ का एडिशन होना ज़रूरी है, पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स का होना ज़रूरी है, वार्ड बॉयज़ हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब की रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली लुकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइजिंग नंबर ऑफ केसेस। And now I talked with the students, and now the health minister, honorable health minister, is also probably may address them. So it's not a thing, and we'll settle it. Sir, you must be worried about the patients inside. Obviously, so many of your doctors, if they're here, obviously patient care is your biggest concern. Yeah, definitely. But we are having so many other faculty doctors also. Right now, except COVID, nothing is there inside. Yeah, So the patient burden is also not that much, and we are managing. you're able to manage. The doctors are raising several issues, saying that because you have less number of staff already, that's the reason why this crisis yesterday was only a symptom of
what otherwise the problems that they are facing, because very few doctors and obviously huge burden of patients. It's not the huge burden, and there is no dearth of the staff as far as this one is concerned, because we catered the services for more than 2,000 patients. Now the patient crowd is not that much. We are not suffering at all. One last one, sir, about the testing of the doctors. They are saying that they are not able to get tested and they are all getting exposed to the virus. No. Most of them are tested. They came negative, and 3 of them as positive, and we are treating them. तेलंगाना में टेस्ट को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी अपनी जगह हैं। कुछ दिनों पहले तक तेलंगाना में एक्टिव मरीजों की संख्या 1700 थी, लेकिन नीतियों में बदलाव करके ज्यादा से ज्यादा मरीजों को कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज कर दिया गया। जिनकी उम्र 50 साल से कम थी या जिनके लक्षण नहीं आए थे, उन्हें कहा गया कि आप घर जाएं, और सरकार के डेटा में दिख गया कि इतने मरीज ठीक हो गए हैं। लेकिन आप यहां से पानी निकालकर आप वहां डाल दीजिए, इसका मतलब यह नहीं होता कि पानी बढ़ गया है। धरती पर पानी की मात्रा उतनी ही होती है। इसलिए ऐसी चालाकियों की जगह हम अपने इलाज के सिस्टम को पारदर्शी बनाएं, जो क्षमता मौजूद है उसका बेहतर इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा फायदा होगा इस वक्त कोविड-19 से होने वाली लड़ाई में। और अब तो वहाँ पर जो डॉक्टर बता रहे हैं कि अस्पताल में, एक ही अस्पताल है, तो एक्टिव मरीज 250 के ही आसपास है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तेलंगाना में 4000 संख्या पार कर चुकी है संक्रमित मरीजों की, जबकि वहाँ टेस्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। अब आते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में कस्तूरबा गांधी अस्पताल है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पत्र लिख दिया कि अगर 16 जून तक सैलरी नहीं मिली तो इस्तीफा दे देंगे। उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और तब भी वो काम कर रहे हैं। इस बात की दाद दी जानी चाहिए कि डॉक्टरों ने मार्च में हड़ताल नहीं की, अप्रैल में इस्तीफा देने की बात नहीं की, मई में भी नहीं की, अब जून में उनका जो सब्र है वो टूट गया है। आखिर कैसे कोई 3 या 4 महीने से बिना सैलरी के काम चलाएगा? सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को लास्ट 3 मंथ से मार्च अप्रैल मई लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। अभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए स्ट्राइक किया, या फिर हम लोगों को लगा कि कोरोना काल में स्ट्राइक करना मानवता के नाते अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने मास रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया। क्योंकि हमने अभी तक अपना सर्विस देना बंद नहीं किया है, और अस्पताल अगर हमें वेतन देने में सक्षम नहीं है तो हम लोग दूसरे अस्पतालों में अपना सर्विस देना चाहेंगे। कस्तूरबा गांधी अस्पताल कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन दूसरे मरीजों का तो इलाज वहां होता ही है, संदिग्ध मरीज आते ही हैं। इसी तरह से उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एक और अस्पताल है, बाड़ा हिंदू राव अस्पताल। यहाँ के भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा है कि फरवरी से सैलरी नहीं आई है। अब आप सोचिए कि इस अस्पताल के डॉक्टर किस तरह से इलाज कर रहे होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। हमने हेडलाइन तो जीत ली, थाली बजाकर महफिल लुटवा ली, लेकिन अगर हम डॉक्टर को सैलरी नहीं देंगे तो ये डॉक्टर काम कैसे करेंगे। अभी तो बहुत तरह के कानूनी बंदिशों के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के नए नेशनल सिलेबस लॉन्च हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर तो वो जान रहा है कि उसके पास सैलरी नहीं है 4 महीने से, तो अनाज कहां से लाएगा। क्या उसे भी राशन की लाइन में लगा दिया जाएगा इलाज करने के बजाय? हमें 105 दिन से कोई सैलरी नहीं मिली है, और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है रेजिडेंट्स में, क्योंकि रेजिडेंट्स अपने डेली के खर्चे पानी को नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। तो हमने सब लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी है कि हम लोग अगर 1 हफ्ते में इस चीज़ का कुछ समाधान नहीं हो पाता तो हम लोग मास रेजिग्नेशन करेंगे। 3.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, हमें सैलरी नहीं मिली है,
और दिल्ली में रहते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत का सामना हमें फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं वो यहाँ रेंटेड हैं, तो सबकी कोई रेंट देना पड़ रहा है, सबकी EMI देनी है। तो हम 3 महीने से हमने कोई शिकायत नहीं करी है सरकार से, कोई डिमांड नहीं रखी है। हम अपना काम, अपनी जो ड्यूटीज़ है वो बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना पेशेंट से को भी देख रहे हैं, सब चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में और हम आगे भी काम करना चाहते हैं। बट आप ही बताइए, बिना पैसे के, बिना हम काम कैसे कर सकते हैं? कोई भी सुनकर कह सकता है कि शायद डॉक्टरों की मांग नाजायज है, इस वक्त सैलरी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। निगम के शिक्षक भी बैनर लेकर फोटो खिंचाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि वायरल से अब कुछ नहीं होने वाला है। जब मीडिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो लोकतंत्र में बोलने का, उसके जरिए सरकारों को आगाह करने का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। आप ट्वीट करते रहिए, ट्रेंड करते रहिए, रोज 80,000 85,000 ट्वीट किए जाते हैं, ट्रेंड कराए जाते हैं। एक ही ट्वीट काम करता है IT सेल का। जब उसे किसी को बदनाम करना होता है, जब उसे किसी को लांछित करना होता है, जब वो किसी को डराना होता है। लेकिन वो IT सेल आम जनता की इन परेशानियों को लेकर कभी ट्रेंड में शामिल नहीं होता है। वो अपना खेल, अपना गेम साफ साफ जानता है। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है जयप्रकाश जी, वो भी मान रहे हैं कि राजस्व की कमी हो गई है, सैलरी देने का पैसा नहीं है। सैलरी ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो नगर निगम का अपना रेवेन्यू है उसमें जीरो हो गया है, क्योंकि हमारे जो अपने रिसोर्स है वो संपत्ति कर है, एडवर्टाइजमेंट है, पार्किंग है, लाइसेंस फीस है, हम चालान काटते हैं, उनसे हमारे को रेवेन्यू आता है। वो तो हम पिछले 3-4 महीने से कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया, अप्रैल, मई, अब जून लगा हुआ है। इन्हीं 3-4 महीने में हमारा सबसे ज़्यादा संपत्ति कर आता है। लेकिन क्योंकि हमारे डॉक्टर्स फ्रंट कोरोना वॉरियर्स है, उनकी सैलरी समय पे मिले, सफाई कर्मचारियों की सैलरी मिले, हमारे DVC कर्मचारियों की सैलरी मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सभी डॉक्टर से बात होगी, उनके साथ हम बैठे हैं और आने वाले सप्ताह में उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी और आगे भी उनको वेतन रेगुलर मिले और किसी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो, उसके लिए हम साथ बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे। अगर दिल्ली में राजस्व जीरो हो गया है, पैसा नहीं है और तनख्वाह देने में दिक्कत है, तो बाकी देश की नगर पालिकाओं और निगमों का हाल आप समझ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भी केंद्र से आर्थिक मदद की मांग की है कि सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। पता नहीं वो पैसा मिला या नहीं मिला, लेकिन निगम के शिक्षक भी स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो भी सैलरी नहीं मिलने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस तरह से चीज़ें होती रहीं तो आने वाले दिनों में जो सरकारी कर्मचारी खुद को महफूज समझ रहे हैं कि प्राइवेट वालों की नौकरी चली गई, अभी हम सेफ हैं, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तरी नगर निगम के 4 अस्पताल हैं और 10 से ज़्यादा मैटरनिटी क्लिनिक हैं, जहां के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को पिछले 3 से 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। डॉक्टर्स लगातार 3 से 4 महीने हो गए हैं, वो इस समय हेल्थ इमरजेंसी के वक्त बिना पैसों के काम कर रहे हैं। अब हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि उनके पास अपने घर की रेंट देने के पैसे नहीं हैं, गाड़ी की EMI देने के पैसे नहीं हैं, घर की EMI देने के पैसे नहीं हैं, जिन्होंने लोन ले लिया है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अब पत्र लिखना शुरू किया है और हिंदूराव अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल ने पत्र लिखा है, जिन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी सैलरी नहीं देंगे अगले हफ्ते तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके अलावा जो गिरधारी लाल मैटरनिटी हॉस्पिटल है, राजन बाबू TB हॉस्पिटल है, जहाँ पर TB का इलाज होता है, वहाँ पर भी वेतन नहीं दिया गया है। और कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पिछले 3 से 4 महीने से सैलरी ही नहीं मिली है। एक डॉक्टर से बात हुई जो इनका TB सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने अपने पिता से पैसे लिए तो घर चलाने के लिए। तो सोचिए, ये तो हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली में। अब जो नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम है, जो लगातार BJP के पास है, वहाँ पर हमारी जो बात हुई, उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन की वजह से उनको जो राजस्व मिला वो बिल्कुल ना के बराबर था। यही वजह है कि वो पैसे नहीं दे पाए हैं। और उनका ये कहना है कि उनको पैसा मिल रहा था संपत्ति कर से, उनको पैसा मिल रहा था पार्किंग फी से, और या तो जो होर्डिंग लगाई जाती है उनसे, पर किसी ने विज्ञापन ना दिया और राजस्व कर भी
3 से 4 महीने के लिए डिफर कर दिया गया, जिस वजह से पैसे नहीं मिले और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को वो पैसा नहीं दे पाए हैं। जब मीडिया में खबर चली तो अब प्रशासन जागा है। एमसीडी कह रहा है कि अगले हफ्ते तक उनको पैसा दे देंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने लेटर लिखा है अमित शाह को और कहा है कि आप इंटरवीन करिए और इनको पैसे दिलाइए। अब यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एमसीडी कह रही है दिल्ली सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। सवाल यही उठता है कि क्या आप इतने हैंड टू माउथ हैं कि आपके पास 2 महीने सैलरी देने का आपके पास आपके खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो अपने डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं। फिलहाल हालत ये भी खराब है कि उत्तरी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को, टीचर्स को भी 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। फिलहाल डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं जो कि कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं। भले ही ये लोग कोरोना सेंटर्स में काम ना कर रहे हों, लेकिन जो संदिग्ध मरीज हैं कोरोना के वो इनके पास आते हैं। यही वजह है कुछ नर्सेज और डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए हैं। फिलहाल अभी अपनी जान हथेली में लेकर के खाली जेब काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी यही कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वेतन दे दिया जाए। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अब आइए राजनीति पर, जो कि राजनीति नहीं है। अच्छी बात है एक तरह से कि NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा करने गया, यह देखने गया कि यहाँ स्टाफ की हालत क्या है, कितने बिस्तर हैं और क्या ये शिकायतें सही हैं कि ऐप में दिखाता है कि बेड खाली हैं और अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्राइवेट अस्पतालों का भी दौरा करेगा, जिनके बारे में आम लोगों ने मीडिया के ज़रिए तो शिकायत की है कि 7-7, 8-8 प्राइवेट हॉस्पिटल ने मरीज़ को भर्ती करने से इनकार किया है। LNJP के अलावा एम्स, सफदरजंग, RML और आसपास के जो ज़िले हैं उनके सरकारी अस्पतालों का भी दौरा करेगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गुरुग्राम जाना चाहिए, जहाँ एक ही अस्पताल है, सब प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे है, तो कम से कम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हो। वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन प्रश्नों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है, जवाब देने के लिए कहा है। और अब चलते हैं अस्पताल से बाहर काम करने वाली आशा वर्करों का हाल लेने के लिए। जैसे ही 24 मार्च को तालाबंदी का ऐलान हुआ, उस वक्त खूब सारी कैबिनेट बैठकें हुआ करती थी राज्यों में, प्रेस विज्ञप्तियां आती थीं कि हम डॉक्टरों को इतनी सैलरी दे रहे हैं, ये बीमा दे रहे हैं, पता नहीं मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन आशा वर्करों के बारे में कहा गया कि 50 लाख का बीमा और केंद्र सरकार का फैसला है अप्रैल में, और साथ साथ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतना बड़ा फैसला हेडलाइन में काफ़ी जगह मिली होगी। वैसे आशा वर्करों को कम जगह मिलती है, लेकिन एक संस्था है बहन बॉक्स, उसने सर्वे किया है 16 राज्यों में और देखा है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद जो 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का ऐलान हुआ है वो मिला है कि नहीं मिला है। भानु प्रिया राव हैं जिन्होंने इस पर रिपोर्ट लिखी है आर्टिकल 14 के लिए, तो हम उसके बारे में कुछ उसके अंश बताना चाहते हैं। इनके अनुसार अप्रैल में भारत सरकार ने ऐलान किया कि जनवरी से जून तक आशा वर्कर को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। इसी आदेश में राज्य सरकारों से भी कहा गया कि आशा वर्करों को 2000 रुपये का जो प्रतिमान है या वेतन है वो समय से दिया जाए। 1000 की प्रोत्साहन राशि भी जो जनवरी से जून तक के लिए दी जानी है। बहन बॉक्स ने एक सर्वे किया, 16 राज्यों में 52 आशा वर्करों से बात की, यूनियन नेताओं से बात की। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य हैं। इनमें से 75% राज्यों ने कोविड की प्रोत्साहन राशि आशा वर्करों को नहीं दी है। 69% राज्यों में तो 5-5 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। जब सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण बहुसंख्यक डॉक्टर अवकाश पे चले गए थे, उस टाइम भी हमारी आशा बहन काम करती रही। 2 महीना काम करने के बावजूद अभी तक 1 रुपया नहीं हम लोगों को दिया गया है। और 7 जनवरी 2019 में समझौता हुआ बिहार सरकार के साथ,
कि 1000 रुपया मानदेय सभी आशा कार्यकर्ता को दिया जाएगा, तब हम लोग आंदोलन को रद्द करते हुए अपने अपने काम पर वापस आए थे। वो उसको कहा गया कि मानदेय को छलते हुए पारितोषिक करके पेपर में निकाला गया और अभी तक हम लोगों के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है। वो 1000 रुपया समझौता वाला भी नहीं आया है। अब आप सोचिए, इसी 14 मई को आशा वर्करों ने एक वर्चुअल प्रोटेस्ट भी किया था, तब भी सरकारों पर असर नहीं पड़ा। इनकी भूमिका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत अहम है। इन्हीं के ज़रिए ये सारा नोट होता है कि कौन मरीज़ कहाँ से आया, किस किस से मिला है। तो अगर इस वक्त ये हतोत्साहित होंगी तो काम क्या करेंगी, ये देखने समझने की ज़रूरत है। भानुप्रिया राव की ये रिपोर्ट ना आती तो आप आशा वर्करों का हाल भी नहीं जान पाते और उन घोषणाओं का हाल नहीं जान पाते कि जो बड़े ज़ोर शोर से ऐलान किए गए थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको ये दे दिया और उनको वो दे दिया है। वैसे 3 अन्य मांगे भी आई हैं। लोगों को लगता है कि प्राइम टाइम में कह देने से सरकार सुन लेगी, वैसे मुझे नहीं लगता है। बहुत से छात्र, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं या दिल्ली के हैं, वो किराए के मकान में रहते हैं। अब उनके माता पिता की आमदनी ध्वस्त हो गई है, तो वो चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे किराए में उन्हें राहत मिले, वरना वो 20-20 हज़ार रुपये किराया नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि EMI वाले रोज़े लिखते रहते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं वित्त मंत्री तो हूं नहीं। अब तीसरी बात है, जो युवा वकील हैं उनकी कमाई बंद हो गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो ज़िला कोर्ट के हों, और जो युवा नहीं हैं उनकी भी, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनकी वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो बार काउंसिल को अपने वकीलों का ध्यान करना चाहिए और कानून मंत्रालय को भी इन वकीलों की चिंता करनी चाहिए। इन्हीं में से कोई जज बनते हैं, इन्हीं में से कोई सरकारों के यहाँ जाकर महासचिव बनते हैं और फिर कानून की अपनी अपनी व्याख्या भी करते हैं। आप समझ गए होंगे। लेकिन ऐसे वक्त में वकील भी अगर इतने लाचार नज़र आएँ तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उन्हें तो अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तो अपना इंतज़ाम कर ही लें। ये एक बातचीत हुई। और दूसरी बात मैं अब आपको बताना चाहता हूँ 2 डॉक्टरों की कहानी। डॉक्टर अजय जोशी, जो इंदौर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, बड़े ही लोकप्रिय मेडिकल शिक्षक माने जाते हैं डॉक्टर अजय जोशी। डॉक्टर अजय जोशी 2 महीनों तक कोरोना के 800 संक्रमित मरीजों का इलाज करते रहे, डट कर मुकाबला किया, मरीजों को सांत्वना दिया और सामने से नेतृत्व किया। इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। सोमवार देर रात 2:30 बजे अंतिम सांस ली। इस अस्पताल में उनके ही निर्देशन में कोरोना का इलाज हो रहा था। 25 मई को जब उन्होंने एहतियातन अपना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद उन्हें संभलने का वक्त नहीं मिला। डॉक्टर जोशी को चोइथराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां वे 2 हफ्ते तक एडमिट रहे और तब भी अपने मरीजों की चिंता करते रहे और साथ ही अपने छात्रों की कि उनके लिए लेक्चर कब कर सकते हैं, कब वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया। सर्वप्रथम जब डिसाइड हुआ कि इंडेक्स हॉस्पिटल को रेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और कोरोना के मरीजों का यहाँ पे इलाज होगा, तो सबसे पहले हम लोगों का रिएक्शन था फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, क्योंकि उनके साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये बीमारियाँ जुड़ी हुई थी। हम लोग हर समय उनके पीछे पड़े रहते थे कि प्लीज़ आप इस समय हॉस्पिटल में मत जाइए, बट उनका जज्बा इतना था और जुनून इस तरीके से उन पर सवार था कि वो हर समय कहते थे, रिमेंबर हिपोक्रेटिस ओथ, जस्ट हैव फेथ ओवर गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पॉजिटिविटी, बिलीव इन योरसेल्फ। और हर समय हम लोगों के समझाने के बावजूद भी वो बोलते थे, इंस्टीट्यूट का हेड होने के बाद यदि मैंने घुटने टेक दिए तो पूरा इंस्टीट्यूट बैठ जाएगा, और मुझे इस चीज़ के लिए आइंदा कभी मत कहना कि अब आप कोरोना अस्पताल में मत कदम रखिए। एक डॉक्टर हमेशा दूसरों की ज़िंदगी बचाता है, लेकिन सोचिए कि इस मारामारी में अगर डॉक्टर को ही अस्पताल ना मिले, एम्बुलेंस लेकर कई घंटों तक वो भटकता रहे और उसकी जान चली जाए, तो स्थिति कितनी भयावह है। ये कहानी है मुंबई के मालाड मालवानी में रहने वाले डॉक्टर शौकत अली की,
जो मलाड स्टेशन के रूबी ऑल केयर मेडिकल सर्विसेज के इमरजेंसी मेडिकल रूम में काम करते थे। 30 मई से छुट्टी पर थे। 6 जून को तबीयत खराब हो गई। उनका भतीजा जुबैर अलग अलग अस्पताल लेकर घूमता रहा। बाद में कांदीवली के शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर शौकत अली के मित्र और 108 एम्बुलेंस में साथ में काम कर चुके डॉक्टर रविंद्र निगम ने बताया कि ज़्यादातर ने सिर्फ कोविड मरीज लेने की बात की और आईसीयू या वेंटिलेटर नहीं होने की बात की। बड़ी मुश्किल से उन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। एक डॉक्टर जो दूसरों के काम आता है, उसे ही अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। एक्चुअली जहाँ हम लोग जा रहे थे, सुबह हम लोग गए थे शताब्दी में, वहाँ पर फ़ोन पे बात हुई थी तो वो बोले कि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटलों में ट्राई कीजिए। उसके बाद हम लोग गए मलाड ईस्ट में एस के पाटिल हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ही लेते हैं, बाकी हम पेशेंट लेते नहीं हैं। फिर हम वहाँ से गए गोविंद नगर MW देसाई में, वहाँ पर सस्पेक्टेड पेशेंट भी लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही बेड है और वो हमने बुक रिज़र्व किया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप ये ऐसे डॉक्टर आए हैं, इमरजेंसी में हैं, तो आप जो बेड रिज़र्व किया हुआ है आप उसको नेस्को में भेजिए, क्योंकि वो हमको बोले थे कि आप नेस्को में जाइए, जोगेश्वरी जो गोरेगांव में नेस्को है। तो मैंने उनको बोला मैडम आप वो पेशेंट को वहाँ भेज दीजिए, ये डॉक्टर सामने आए हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सैचुरेशन 96 है, बट मैंने उनको आर्ग्यू किया, मैंने कहा कि सर सैचुरेशन 96 है, लेकिन RR तो उनका 35-40 चल रहा है। सांस लेने का जो नॉर्मल होता है वो 18 से 20 होता है, उनका 35 से 40 चल रहा था, यानी डबल रेट पे चल रहा था। तो मैंने कहा मैडम ये सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सामने आपके देख रहे हैं इनको, तो हम इसको घर कैसे, तो वो बोले आप इनको घर भेजिए, रिपोर्ट करवाइए और रिपोर्ट पॉजिटिव होता तब आइए आप। अब मुंबई की एक और रिपोर्ट देखते हैं। ये पूजा की रिपोर्ट है। कंटेनमेंट एरिया जो है मुंबई में, वहाँ मुंबई की 23% आबादी बसती है और 42 लाख लोग रहते हैं। 36% मरीज इन्हीं कंटेनमेंट जोन से आते हैं। इन बस्तियों में काम करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं मानता। ये खेल डेटा का है। अगर आपने या लोगों ने, नागरिकों ने इन 2 महीनों में, 3 महीनों के दौरान डेटा, स्वास्थ्य तैयारियों को समझा होता तो हम इस तरह की लुका छिपी के खेल में व्यस्त ना होते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के काम आ रहे होते। पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर चल रही मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 798 तक पहुंच गई है। इन जगहों पर 9.5 लाख से ज्यादा घर हैं, जहां करीब 42 लाख लोग रहते हैं। यानी मुंबई की जनसंख्या की करीब 23% आबादी कंटेनमेंट जोन में बसती है। इन कंटेनमेंट इलाकों में संक्रमित लोगों की संख्या 18,957 है, यानी मुंबई के करीब 36% मरीज कंटेनमेंट जोन से हैं। मुंबई में अब तक सील की गई बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 4,538 हो गई है। लेकिन मुंबई की चिंता सबसे बड़ी ये बस्तियां और झुग्गियां हैं। शहर की करीब 65% आबादी यहां रहती है। बस्तियों में सबसे बड़ी धारावी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि बस्तियों में सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बीमारी बिल्डिंगों से बस्तियों तक पहुंची और करीब 70% मामले ऐसे स्लम से सामने आए। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं ज़्यादा करके 70% झोपड़े के पेशेंट आते हैं, झोपड़पट्टी झुंगी झोपड़ी जो है उस वहाँ से 30% बिल्डिंग से पेशेंट्स आते हैं। फलाना जगह पे वो लोग काम करते, तो एक बार इनको लग गया तो इन लोग क्या होता है, काम करते जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक बराबर नहीं था, अभी भी वही चल रहा है। पीपल का अवेयरनेस कम है, तो अभी भी वो लोग सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं करके ज़्यादातर। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स धीरे धीरे ये फैला रहे हैं। इसको हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरा से तीसरा, यू कैन से फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्लम्स अगेन टू द बिल्डिंग। ऑफ कोर्स है ये कम्युनिटी स्प्रेड, या और नहीं तो क्या है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो जो पॉजिटिव हैं वही तो केस आ रहे हैं ना, नेगेटिव केसेस तो नहीं आ रहे हैं। और पॉजिटिव में जो मॉर्बिड एक्टिविटी जिनके अंदर है, जिनके अंदर मतलब कुछ ब्लड प्रेशर है या तो वो ज़्यादा थोड़े से सीरियस नज़र आ रहे हैं, ब्रेथलेस, मगर ये कि पॉजिटिव केस काफ़ी हैं और हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है या उसकी तरफ जा रहा है या पहुँच चुका है। जिनेश जवेरी जैसे कईयों की कहानी भी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करती है।
मुंबई के दहिसर इलाके में रहते हैं, कहते हैं सावधानी का पूरा ख्याल रखा, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, अपनी जानकारी में किसी संक्रमित से मिले नहीं, फिर भी एक एक कर पूरा परिवार संक्रमित हुआ। मतलब मुझे 14 मई को पता चला था और 16 को अच्छा है ऐसा हम लोग ने बिलीव किया था क्योंकि मेरा बुखार वगैरह कंट्रोल में आ गया था। लेकिन भाई को 21 तारीख तक ये चालू रहा और मम्मी को 17 से शुरू हुआ था और फिर दोनों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 23 मई को भाई को और 27 मई को मदर को। अभी हमने तो पूरी तरह सावधानी बरती थी, लेकिन वी आर स्टिल नॉट श्योर कहाँ से कैसे आ गया और ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना है। तो पता नहीं ये कैसे हो रहा है और आसपास के बिल्डिंग्स में भी स्प्रेड हुआ है ऐसा पता चल रहा है। हमारे बिल्डिंग में भी एक सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो गई जो 74 इयर्स के थे। हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार कर रही है। India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission and I would like to emphasize it is not in community transmission. महाराष्ट्र और मुंबई में अब कोरोना के हालात सुधरने के दावे हो रहे हैं क्योंकि डबलिंग रेट 24 दिन का हो गया है और धारावी में भी अब मौतें नहीं हो रही। जो सिम्टम्स पाए गए पेशेंट है जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको अलग करके उन पर भी अलग से टेस्टिंग और इलाज करना शुरू किया। ये सभी उपाय योजना की वजह से बम्बई का आज डबलिंग रेट 24 दिन है और धारावी का डबलिंग रेट है 43 दिन है, वर्ली का डबलिंग रेट 36 दिन है और ये डबलिंग रेट हमारा बढ़ाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। बस्तियों और आसपास से ऐसी कई तस्वीरें हमने कैमरों में कैद की हैं। बिना मास्क के घूमने वाले और नियमों का पालन न करने वालों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रियायतों को खत्म करते हुए सख्ती से लॉकडाउन बढ़ाने की चेतावनी दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं, इस पर मुंबई में भी विवाद हो रहा है, इस पर दिल्ली में भी विवाद हो रहा है। दिल्ली की सरकार इस पर बार बार इशारा कर रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज फिर कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वो तब जब भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,86,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे अधिक केस दर्ज किया गया है 9,999, ये रिकॉर्ड है और मरने वालों की संख्या 8100 से अधिक हो गई है। हम भले ही मजदूरों को अब भूलने लगे हों, लेकिन उनका विस्थापन और पलायन इतना भयावह था कि सोचने समझने वाले लोगों के दिलों को, जहन पर गहरा असर कर गया। वो अभी तक उन यातना भरी तस्वीरों से उबर नहीं पाए हैं और इसका असर दिख रहा है उनकी कृतियों में, कविताओं में, गानों में, फिल्म की रचनाओं में। भीमसेन जी को तो आप अब नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी कृति को आप तुरंत जान जाएंगे। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। बहुत लोगों ने, कई पीढ़ियों ने दूरदर्शन पर इस एनिमेशन को देखा है। भारत की एकता को लेकर जो बनाया गया था, उन्हीं के बेटे हैं किरीट खुराना, बड़े ही कामयाब फिल्म मेकर हैं। उन्होंने मजदूरों की व्यथा को अपने तरीके से दर्ज किया है तापसी पन्नू की आवाज़ में। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से। असम के तिनसुकिया में
इंडियन ऑयल के ऑयल फील्ड में तेल कुएं में आग लगी है। गैस का रिसाव तो 27 मई से ही हो रहा था, लेकिन 9 जून के धमाके के बाद उस इलाके में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में घर जल गए हैं। आग बुझाने के क्रम में 2 फायर कर्मियों की भी मौत हुई है। दुर्लभ गोगोई और टिकेश्वर गोहेन की मौत हो गई है। सिंगापुर से टीम बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनसे अपील की, मदद मांगी कि सेना और वायुसेना की भी इसमें भूमिका है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस जगह को सामान्य होने में 6 महीने लग जाएंगे। हमारे सहयोगी रतनदीप सिंह मौके पर गए हैं, वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। लोकनाथ बोरा ने अपनी 70 साल की उम्र में ऐसा मंजर नहीं देखा। पहले गैस रिसी, फिर तेल लीक हुआ और उसके बाद आसमान छूती लपटें उठी और अब कंपनों से धरती हिल रही है। उनका गांव नोतुंग ग्राम बागजान ऑयल फील्ड से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। वहां कंपन इतना तेज था कि लोग घरों से भागने लगे, इस अंदेशे में कि भूकंप आ रहा है। अभी जब गैस तो लीक होने लगा उस टाइम से बहुत जोर हो गया। अभी इसका आवाज़ भी बहुत आता है और उसका आवाज़ में हम लोग का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो आवाज़ से धरती भी कपने लगा। भाग गया यहाँ से। अभी 3-4 किलोमीटर दूरिया पे रिलीफ कैंप बैठा लिया है। उसमें भी हम लोग का लड़का लोग मिलके हम सभी रात को लेके गया। रात में सभी लोग लड़का लोग मिलके लेके गया। गैस लीक, तेल रिसाव और आग ने खड़ी फसलें और सब्जियां बर्बाद कर दी, चाय बागानों का बड़ा हिस्सा भी। उसी टाइम में नदी में पानी का बाढ़ आया था। हम पहले सोचा था कि पानी का बाढ़ में कोई मंत्री आकर, कोई मंत्री एमएलए मिनिस्टर आकर हम लोग का बाढ़ देख रहा है, लेकिन जब घर वाले हमको चिल्ला दिया बोले ऑयल ब्लास्ट हुआ, तब हम बाहर में आकर देखा है, ऑयल तरफ देखा और सही में ऑयल का गैस ब्लास्ट हो गया और सारा गाँव वासी आतंकों में भोग गया। वो लोग बने सारा सभी जगह में गैस ऑयल फैला गया है और उसी आतंक में हम लोग गाँव खाली कर दिया। हम लोग तुरंत हम लोग का रिलीफ कैंप प्रशासन ने थोड़ा घोषणा कर दिया, इस जगह में रहना पड़ेगा, हमको घोषणा कर दिया। लेकिन आज के 3 दिन का आगे में जो गैस का अंदर में वो आपका आग लग गया तो अभी और टाइम वेस्ट हो गया। अभी हम लोग का कोई जीवन का सेफ्टी नहीं है, मतलब हम लोग अभी सेफ्टी से डर रहा हूँ। अभी हम लोग का ऐसा हो रहा है, घर सब हम लोग का भूकंप जैसे आने से कपता है, ऐसे हम लोग का घर में वाइब्रेशन हो जा रहा है। सैकड़ों चाय बागान मजदूर अब विस्थापित हैं और बता रहे हैं कि राहत नाकाफी है। खाना तो मिलो थे लेकिन टाइम में नहीं मिलो थे, छुआ अगला बीमार हो जाए जाए लगी तो सबका है। तो अभी डर नहीं लग रहा है? वहाँ पे आग जल रहा है। এখন थोड़ा कमाए हैं बोलो थे, वैसे दबो सब का बागजान ऑयल फील्ड के आसपास रहने वाले करीब 7,000 लोगों को अब तक राहत शिविरों में ले जाया गया है। 27 मई को तिनसुकिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस तेल के कुएं से तेल और गैस का रिसाव शुरू हुआ। आसपास के बड़े इलाके में ये तेल फैल गया। इसकी वजह से आसपास के गांव के काफी खेत बेकार हो गए, जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुंचा। दमकल कर्मियों के साथ मिलकर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के विशेषज्ञ इस तेल लीक को रोकने में लगे रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मंगलवार को तेल के इस कुएं में भयानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। अब सिंगापुर की एक कंपनी के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस काम में सेना और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। इस बीच असम सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इन शिविरों में जो लोग हैं उनके अंदर डर और खौफ है। उनको ये पता नहीं है कि कब वो अपने घरों में वापस जा पाएंगे और जब जाएंगे तो कितने सुरक्षित रह पाएंगे। बागजान से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।